हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। फिजिक्स की क्लासेस के अंतर्गत हमने पहली क्लास के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम को समझा था और पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा पहला टॉपिक हमने उठाया था वो क्लास 12th का स्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक है, उसके अंतर्गत कूलम का जो नियम है उसे हमने समझने का प्रयास किया था, जिससे आपको ये पता चल गया होगा कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। उसी बीच बहुत सारे विद्यार्थियों के जो है मैसेजेस आए थे कि सर हमें एमसीक्यू बताइए, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा यही रहा है कि पहले मैं जो है आपको थोड़ा सा उस टॉपिक से रूबरू करवाता हूं, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कैसे कैसे आए हैं वो भी बताता हूं। अब आपके लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो लैब असिस्टेंट के अंतर्गत 10 टॉपिक है, तो मैं 10 ही टॉपिक के 10 वीडियोस लेकर के आऊंगा और हर एक टॉपिक में एक एक टॉपिक, यानी कि आज हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक से किस प्रकार के एमसीक्यूज हमारे से पहले पूछे गए हैं और वो किस प्रकार से टॉपिक से सॉल्व हो सकते थे ये देखेंगे। हम उनको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम तब करेंगे जब हम ये टॉपिक पूरा पढ़ चुके होंगे, हमने अच्छे से इस टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन पीवाईक्यूज को करेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि पहले आपको पीवाईक्यू के अंतर्गत कितनी समझ आ रही थी और जब आपने पूरे मेरे लेक्चर्स को देखा, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया और फॉर्मूले याद कर लिए, तब आपसे वो एमसीक्यू हुआ या नहीं। अगर आपसे एमसीक्यू हो गया, इसका मतलब है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया। समझ तो आज रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और टोटल मैं आपको बता दूं कि 3 जो आपके पेपर हुए 16, 18 और 21 के, उसके अंतर्गत तीनों पेपर में मिला करके ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आए हैं। अब 13 क्वेश्चन का मतलब है सीधा सीधा सा कि हर साल क्वेश्चन तो आए ही और एक साल 5 क्वेश्चन भी आ गए, क्योंकि इस बार 2 शिफ्ट में पेपर था तो इसलिए ये एक्स्ट्रा पेपर है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये कूलम लॉ आप लोगों को पता चल ही गया होगा, 1785 के अंदर आया था। इसका फॉर्मूला के Q1 Q2 अपन R होता है और इसमें याद चीजें ये थी कि के की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है और इसकी डायमेंशन यानी बीमा क्या है। अब देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और ये भी बता दूं, जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2016 में आए हैं, फिर बाद में 2018 के हैं और लास्ट में 2021 वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया था ये 2016 के अंदर कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी लगभग 0.5 इंटू 10 की घात -10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलम बल का मान होगा। मतलब यहां पर सीधे सीधे कूलम बल का मान पूछा था और कूलम बल का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहली ही क्लास के अंतर्गत बता दिया था। फोर्स कितना होता है, बल कितना होता है, के Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं पढ़ाओगे क्या। अरे भाई, इंग्लिश मीडियम वालों को क्या नहीं पढ़ाया, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था और इस क्लास में भी बता देता हूं। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो दूरी है वो दे रखी है और उस दूरी से कितना बल लगेगा ये हमसे पूछा गया था। यहां पर देखो डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता आपको करना है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा सॉल्व कब करेंगे, वापस ये पीवाईक्यूज करेंगे जब अपनी पूरी थ्योरी हो गई होगी। के का वैल्यू आपको पता है, Q1 और Q2 क्या आएगा, तो Q1 और Q2 जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो आएगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है और कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस साइन
और प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस साइन। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के साथ होता है। बस ये वैल्यूज सभी यहाँ पुट करनी थी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो पहला ही क्वेश्चन आपने देखा कूलम्ब लॉ से रिलेटेड था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये 2016 के अंदर पूछा था। नेक्स्ट देखिए, वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रो कूलम है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है यानी स्पेयर है, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला। उस स्पेयर के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 1 माइक्रो कूलम है। ठीक है, तो इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्पेयर। और स्पेयर यानी गोला, गोले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसका आपको फॉर्मूला बकायदा बताया जाएगा। और ये गॉस लॉ से भी हो सकता है। ठीक है, गॉस लॉ से कैसे होगा? तो ये आपके पास एक गोला है, गोला पूरा का पूरा एक बंद आकृति है, और बंद आकृति के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ED। तो यहाँ पर जो है आपका D यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और Q की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। पृष्ठ के अंदर आवेश का मान बताइए। ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स entering a closed surface is 2 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb, and the flux coming out from the same surface is 8 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb. The value of charge inside the surface. ये कह रहा है कि एक बंद गोला है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को ही समझा देता हूं। एक बढ़िया हमारे पास में बंद बॉक्स है, ये मान सकते हो आप, और उसके अंदर जो एंटर करने वाला यानी अंदर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, लेकिन जो बाहर जाने वाला फ्लक्स है वो है 8 इंटू 10⁻³। तो ये 2 से 8 इंटू 10⁻³ हुआ। इसका मतलब अल्टीमेटली जुड़ कितना गया है? तो एक्स्ट्रा हो गया है 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है ये किसकी वजह से आया होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया होगा जो इस बॉक्स के अंदर चार्ज होगा, आवेश होगा, उसके कारण। तो उस आवेश का मान कितना होगा वो आपको पूछा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास फाई की वैल्यू दे ही रखी है, इसके बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, इससे गुणा करवा दीजिए, Q की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व, ये भी गॉस लॉ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, समान परंतु विपरीत आवेशों की दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए। ये कह रहा है कि हमारे पास में दो सेम प्लेट है लेकिन अपोजिट चार्ज के साथ में है। ठीक है, तो दो प्लेटें हैं, कंसीडर टू पैरेलल प्लेन सरफेस विच इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें कह रहा है कि हमारे पास मान लो एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, दोनों है सेम, साइज वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये चार ऑप्शन दे दिए हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपका किससे सॉल्व होगा? तो ये सीधे सीधे गॉस लॉ से रिलेटेड है। इसमें जो है एक प्लेन की वजह से जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और जब माइनस आएगा तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जब इन दोनों के अगर देखो प्लस वाला है तो वो हमेशा क्या करता है, दूर भगाएगा, और नेगेटिव वाला अपने पास बुलाएगा, यानी इसके बीच में जो होगा वहां पर तो ये अटैच होगा, लेकिन जब बाहर करेंगे इधर और इधर पॉइंट की तो ये अपनी तरफ बुलाएगा, ये अपनी तरफ बुलाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर बाहर दोनों तरफ
शून्य हो जाएगा। तो देखो क्या है, समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट इधर लगेगा और ये वाला अपनी तरफ ही बुलाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों जुड़ेंगे और सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। परंतु समतलों के बाहर जो है ये शून्य होगा। हाँ, ये समतलों के बाहर कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट लेंगे, है ना, ये सब समझाया जाएगा। तो इस पॉजिटिव वाले की वजह से तो इसको दूर भगाया जाएगा और ये अपनी तरफ बुलाएगा। तो एक दूर भगा रहा है, एक अपनी तरफ बुला रहा है, सेम फोर्स लगाकर, तो इसके ऊपर नेट कितना होगा, 0। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये भी गाउस लॉ से रिलेटेड है। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी अभी तक, कि गाउस लॉ और आपके कुलम्स लॉ, दो से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और दो ही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, अभी देखो आगे और क्वेश्चन। ये देखिए, ये 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, तीन आवेश है +4Q, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू, जो कि एल लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः 0, L/2 और L दूरी पर स्थित है। ठीक है, तीन चार्ज हैं, तीनों चार्ज को हमने इस डिस्टेंस पर रख दिया है। तो हमें बताना है कैपिटल क्यू का मान क्या होना चाहिए, ताकि जो आपका स्मॉल क्यू चार्ज है वो परिणामी बल शून्य हो जाए उसके ऊपर। तो जैसे ही परिणामी बल की बात हो रही है, तो ये बेसिकली आपके फोर्स से रिलेटेड है। और फोर्स यानी कि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की। तो कुलम लॉ की बात कर रहा है बेसिकली। तो ये कुलम लॉ पर आधारित था 2018 में। 2016 में भी पहला क्वेश्चन कुलम लॉ, अब भी कुलम लॉ। इसका मतलब कुलम लॉ का जो फॉर्मूला है K(Q1Q2)R², वो फॉर्मूला इतना सा दिखता है, लेकिन उस फॉर्मूले पर किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आवेशित तेल की बूंद है जो 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर इनवर्स के समान क्षेत्र में लटकी हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना वहां लटका दिया गया है। वह न तो नीचे गिरती है ना ही ऊपर उठती है। अब कोई वस्तु अगर लटकाई है और वो ना ही ऊपर जा रही है ना ही वस्तु नीचे आ रही है, इसका मतलब इसके ऊपर, ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ सेम फोर्स लगाया जा रहा है। नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है, शून्य है। समझ में आई बात। अब तेल की बूंद पर आवेश कितना होगा, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, और इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर उसे आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर लटकाया है, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो उसके ऊपर लगेगा QE। कितना लगेगा, फोर्स हो जाता है QE, बल बराबर होता है आवेश गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कोई भी वस्तु के ऊपर नीचे की तरफ हमेशा एक बल लगता है, ये छोटी क्लासों में आपको सिखा दिया जाता है, mg फोर्स लगता ही है। mg फोर्स का मतलब होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल तो यहां पर लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, और वो कितना होता है, mg होता है। तो ये जो बूंद है इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा QE, दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो आपके पास में देखो E की वैल्यू ये रही, M की वैल्यू बूंद का द्रव्यमान दे रखा है, G की वैल्यू 10 दे रखी है। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे, mg आ गया और आपके पास E आ गया, तो Q की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था कि नेट फोर्स जो होता है वो कब होता है 0, जब आपके ऊपर और नीचे या टोटल जो बल है जितने भी, उन सभी बल का योग जब शून्य आता है, तब जो है वह आपका कितना हो जाता है, उस वस्तु के ऊपर जो है बल जो लग रहे हैं अलग अलग, वो आपस में बराबर होते हैं। तो mg और QE बराबर हो जाएंगे, mg की वैल्यू दे रखी थी, E की वैल्यू दे रखी थी, Q निकल जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन था, केवल और केवल ये फॉर्मूला इस टॉपिक का था, बाकी ये सब चीजें कॉन्सेप्ट थी। ठीक है, फिर देखिए, हालांकि हमने ये सब क्वेश्चन करवा रखे थे, आपको भी करवाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। फिर देखो, दो समान परिमाण के आवेश है r दूरी पर, एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। दो बल है जो r दूरी पर है, F बल लगा रहे हैं। ठीक है, यदि आवेशों को आधा कर दें और दूरी को डबल कर दिया जाए, यानी बाद में देखो, पहले मान लो ये Q1 Q2 था, बाद में क्या करा कि इसको कर दिया Q1/2, इसको कर दिया Q2/2,
डिस्टेंस को कर दिया 2r, तो अब बताइए नया वाला फोर्स कितना होगा। ये क्वेश्चन आप वैसे तो दो बार कूलम्ब्स लॉ लगाकर, एक बार इस पहली कंडीशन के लिए, दूसरी बार दूसरी कंडीशन के लिए लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका आंसर जहां तक मुझे याद आ रहा है F/8 आता है, ये हमने 2018 में बताया था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन करना। हालांकि इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक से भी करेंगे, आप जैसे ही देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो ट्रिक क्या होती है वो आपको जब पढ़ाया जाएगा तब बच्चे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो सीधा सीधा। गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है। अभी जस्ट बताया है, 3-4 बार बता दिया कि गाउस लॉ कहता है कि आपका जो फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0। और बताओ, यही पूछ लिया, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर था। इसका मतलब आपको जो नियम है, जो फॉर्मूले हैं बताए जा रहे हैं, वो भी सीधे सीधे हमारे काम आ सकते हैं। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन देखे ऐसे जिसमें डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही आप कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला वगैरह याद होगा तो। अब इसका आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही गाउस नियम कहते ही ऑप्शन ए टिक करना था और कुछ भी नहीं था। फिर देखो आगे। अब ये जो है आपके क्वेश्चन है 2021 के अंदर आए हुए। ठीक है, अब देखो क्या था। दो आवेशों प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश है स्मॉल क्यू रखा गया। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि क्यू आवेश है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है आज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो, 2021 की क्लासेस के अंदर करवाए गए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके अंदर वही देखो भाई, ये दो आवेश है, ठीक है, यहां पर क्यू यहां पर क्यू, इनके बीच में कहीं पर एक चार्ज रखा जाता है और ये पता लगाना होता है कि इस चार्ज को कहाँ रखें कि जो आपका इस चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा, नेट बल आएगा, वो शून्य आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए संतुलित अवस्था को अपनाया जाता है। संतुलित अवस्था का मतलब है आप इस आवेश के ऊपर नेट फोर्स जो आपका एकदम आप कह सकते हैं नेट का मतलब शुद्ध बल निकालेंगे, वह शून्य आना चाहिए। तो इसके लिए इन दोनों के बीच का बल और इन दोनों के बीच का बल, ये F2 मान लो, ये F1 मान लो, ये आपस में बराबर होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सब अपन सीखेंगे। आपको अभी तो आज केवल झलक दिखाई जा रही है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको पता चले, है ना। क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ने का मेरा ये मानना है कि पहला ये तरीका होना चाहिए, आप पहले पीवाईक्यूज देखिए, फिर पीवाईक्यूज के बाद उस चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद में उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। अगर जो पीवाईक्यूज पहले समझ नहीं आ रहे थे वो बाद में आपको समझ आ गए और सॉल्व हो गए, इसका मतलब जो आपने बीच में थ्योरी पढ़ी वो आपकी परफेक्ट काम कर गई। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, इसका मतलब आपने थ्योरी सही से नहीं पढ़ी, कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझे, वापस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही मूल्यांकन का तरीका होता है। फिर देखो, दो आवेशों के मध्य बल 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर देवें तो बल कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि दूरी पर कैसे बल डिपेंड करता है, बताओ। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ, दूरी को अगर 2 गुना कराए यानी 2r कर दिया तो ये हो जाएगा 4r²। इसका मतलब जो पहले बल था उसका 4 भाग कम कर दो, चौथा भाग आ जाएगा। तो 200 न्यूटन पहले बल था, अब उसका चौथा भाग यानी 50 न्यूटन। ये लो, ऐसे जो ट्रिक बोली ना मैंने अभी, वो ट्रिक ये थी, ये मैं सिखाऊंगा यहाँ पर। ये जितना भी बोले आपको दूरी के अंदर अगर बोल देवे कि 2 गुना, तो आपको क्या करना है, 2 का वर्ग कर देना है, यानी 4 गुना, 4 का भाग दे दो आप जो भी बल आ रहा था उसमें। अगर बोल दे सॉरी अगर बोल देवे कि चार्ज जो है वो 2 गुना कर दिया, चार्ज 2 गुना करे हैं दोनों, तो आप क्या करोगे, 4 का गुणा कर दोगे जितना बल हो उसमें। यानी यहां पर अगर चार्ज 2 गुना किया होता तो हम यहां पर जो है क्या करते, 2 गुना करने का मतलब 4 का गुणा कर देते। ठीक है, और 4 × 200 होता तो आंसर होता 800 न्यूटन। और अगर दूरी को 2 गुना कर दे तो आप 4 का भाग दे दो, तो 50 आंसर। ऐसे ये क्वेश्चंस मैं ट्रिकों से करना बताऊंगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे मेरे भाई। ठीक है, देखो आगे। ये देखो, वापस से मैंने बोला था गाउस नियम को या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ना। गाउस नियम पर आधारित पहले भी क्वेश्चन आया, वापस देखिए, एज इट इज थ्योरी बेस। गाउस नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है।
अब गाउस नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये तभी पता होगा जब आपने गाउस नियम की जो शर्तें मैं लिखवाता हूं वो शर्तें अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। गाउस नियम की शर्तें ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकलता तो सभी चार्ज की वजह से है, लेकिन जो आपका फॉर्मूला है यहां पर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, वो जो आपका ये क्यू होता है, ये क्यू वो होता है जो उस बॉक्स के अंदर या ये कहें कि उस वस्तु के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लक्स निकलता है वो सभी चार्ज की वजह से, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन जो आप चार्ज यहां पर रखोगे वो अंदर वाला ही रखते हैं। तो यहां देखो कुल परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, कुल परिबद्ध जो आवेश है, बाउंडेड जो चार्ज है उसी पर डिपेंड करता है। हमें पता करना है सत्य कौन सा नहीं है, ठीक है ना। परिबद्ध आवेश की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो जो है आपका यहां पर अगर ये ऑप्शन देखे तो मात्रा पर तो निर्भर करता है लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अभी इस ऑप्शन को रोको, आगे देखो कि क्या इससे भी एकदम असत्य कोई ऑप्शन है, क्योंकि ये थोड़ा सा सत्य है थोड़ा असत्य, इसलिए इसको डायरेक्ट टिक मत करना अभी। तो देखो माध्यम पर निर्भर करता है, हाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो माध्यम पर ही डिपेंड करता है। गतिशीलता या स्थिर अवस्था, एक सेकंड ये भाग क्यों रहा है भाई, है भाग क्यों रहा है, रुक जा, डर मत। गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है, क्या डिपेंड्स ऑन डायनेमिक्स एंड स्टडी स्टेट, क्या चार्ज की डायनेमिक और स्टडी स्टेट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता, यही आंसर। तो बी वाला थोड़ा सही थोड़ा गलत था, इसलिए अपन ने उसको अब सही मान लिया। तो ये असत्य है, तो ये सत्य नहीं है। और एप्सिलॉन नॉट तो माध्यम पर ही डिपेंड करता है, ये तो बता दिया था, है ना भाई। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से कुलम्स लॉ और एज इट इज क्वेश्चन आया था। 4Q Q कैपिटल Q एक्स पर 0 L/2 और L डिस्टेंस पर है तो Q का वह मान बताइए जो Q पर आवेश 0 हो जाए। ये क्वेश्चन 29 नंबर वाला, देखो वापस दिखाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, ये लो भैया, ये देखो एज इट, सॉरी ये नहीं है, ये कहां गया, ये कहां गया, एक सेकंड, है ना, ये रहा देखो, ये 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। आप पेपर उठाकर देखना, उसका 111वां क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन डिप्टो एज इट इज, आंकड़े भी चेंज नहीं किए और भाषा भी चेंज नहीं की, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, और 2021 के अंदर आप पेपर उठाकर देखिएगा, सेकेंड शिफ्ट का 29वां क्वेश्चन था एज इट इज। और ये क्वेश्चन हमने करवाया, क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर तो करवाए हैं। अब देखो 30 तो क्वेश्चन है, उसमें से भी एक रिपीट हो रहा है, बताओ है। तो हमने अगर 12-13 क्वेश्चन करके चले गए तो बताओ हमें कितना बेनिफिट होगा, होगा या नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों पीवाईक्यूज को भी अच्छे से कर कर जाना है। आगे देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो समझा दिया है। ये देखो वापस से, भुजा ए वाले एक घन से विद्युत अभिवाह फाई, इसका मान क्या होगा यदि घन की भुजा 2a कर दिया जाए और परिबद्ध आवेश को आधा कर दिया जाए। तो ये भी आपके गाउस नियम पर आधारित है। ये कह रहा है कि अगर उसकी भुजा जो है वो तो डबल कर दी जाए और उसके अंदर जो चार्ज है उसको आधा कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भुजा को बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिपेंड करेगा Q पर। यहां बोला है Q को आधा कर दिया जाए, Q को जैसे ही आधा किया जाएगा तो जो पहले आपका फ्लक्स था फाई उसका आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा गाउस नियम और कुलम्स लॉ पर आधारित ही सभी क्वेश्चंस हैं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया आपके सिलेबस में केवल और केवल यही लिखा हुआ है कि कुलम्स का नियम और विद्युत क्षेत्र और गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो हमें 2016, 18 और 21, 16 और 18 में एक एक और 21 में 2 पेपर हुए, टोटल 4 पेपर मिला करके अगर हम देखें तो चारों पेपर में आज तक क्वेश्चन केवल और केवल इससे आए हैं। तो इसका मतलब हमें केवल और केवल
कूलम लॉ और गाउस के नियम के एप्लीकेशंस पर ज्यादा वर्क करना है। और अब हम जो है अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे, कूलम लॉ को आपने अच्छे से समझा, अब कूलम लॉ के अंदर मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर गाउस नियम। हम 4 क्लासेस के अंदर ये टॉपिक अच्छे से समझ चुके होंगे और साथ के साथ ये जितने आज पीवाईक्यू बताए हैं ये सभी पीवाईक्यू के अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज मुझे उम्मीद है कि आपको लगा होगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये भी अब हमें पता चल चुका है। और अगर मेरी माने तो आप जो है इस पेपर्स को है ना 2016, 18 और 21 के पेपर्स को डाउनलोड कर लेवे और डाउनलोड करके जो है आप क्या करें, उस क्वेश्चंस का पेपर का एनालिसिस करें। देखें जैसे मैंने आपको बता दिया कि इतने क्वेश्चन आए, अब आप ये लिस्ट बना ले कि 13 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आए हैं, हर बार 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आगे भी 4 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। 4 नहीं आएंगे तो 3 तो आएंगे ही आएंगे, और 3 आएंगे तो 3 दूनी 6, यानी हमने एक टॉपिक भी पढ़ लिया तो 6-6 नंबर हम कवर करते जाएंगे। ये थोड़ी सी जो है एनालिटिकल अगर अप्रोच आप अपनाएंगे तो इस एग्जाम के अंदर आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। और दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ा सा अपर लेवल पर पढ़ना है, ये पहले ही बता दूं। इसलिए आप कहीं से भी कैसा भी कोर्स लेने से पहले थोड़ा सा सोचें समझें उसके बारे में, क्या वो टीचर पहले भी ऐसे ही एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा है या अभी इसी साल ऐसा पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा धैर्य के साथ, क्योंकि हमारे पास में आज ही एक विद्यार्थी का मैसेज आया कि सर मैंने कहीं और से कोर्स लिया, अब मैं पछता रहा हूं, लेकिन अब आप फिजिक्स पढ़ाइए। तो भाई ऐसा पछताना क्यों, क्यों हमारे पैसे व्यर्थ करें, थोड़ा सा वेट करो। क्यों ऐसा जरूरी है कि आज का आज कोर्स लेना, थोड़ा सा वेट करो, एनालिसिस करो कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या पहले वो ऐसी प्रकार के एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे थे या हमें यूं ही पागल बना रहे, क्या वो सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा भी रहे हैं या यूं ही। थोड़ा सा एनालाइज करें उसके बाद में, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस का ट्रेंड। अब आगे हमें पढ़ने में मजा आएगा और टॉपिक वाइज हम जो है इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करते चलेंगे।